सियासी चूहा है जो ज़मान पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए। चूहा का टांग में दर्द है, जेल जाने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं है। सियासतदान कभी जेल से इतना नहीं भागता जितना कि वो भाग रहा है। शिबली फराज ने और पुलिस ने बिस्तर के नीचे नहीं देखा, वहाँ देखते तो उसको ढूंढ लेते, मिल जाता। सुना है कि वो कोई दीवार फलांग के कहीं हमसाए के या किसी और घर में दाखिल हो गया और उन्होंने कहा यहाँ तो है ही नहीं। आइंदा आने वाली तारीखें हैं, उसके ऊपर इसको पेश होना पड़ेगा, वरना इसको पेश कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम ख़बरें हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में ख़बरों के साथ साथ अफवाहें भी हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सबसे अहम ख़बर है वो इमरान खान साहब की पेशी है। और कल ये तोशाखाना केस के अंदर उनकी इस्लामाबाद के अंदर पेशी के इम्कानात हैं। अभी तक वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि आया उनको कल पेश होना है कि नहीं। याद रहे कि कल जब पुलिस वहाँ पे गई थी, इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ़्तारी के लिए या उनसे साइन करवाने के लिए, तो उन्होंने ये गारंटी दी थी शिबली फराज साहब ने कि इमरान खान साहब कल जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे। अब ये फ़ैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन कल जो आपने देखा कि इमरान खान साहब को पुलिस गई और गिरफ़्तार नहीं कर पाई, एक मुअम्मा सा बनता चला जा रहा है कि इमरान खान साहब गिरफ़्तारी क्यों नहीं दे रहे। कल उनकी तलाश भी की गई, वो नहीं मौजूद थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ज़मान पाक से ही एक बराह रास्त खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने अपने जो भी उनके नाम जिनके लेते हैं उनके नाम लिए और एक मरतबा फिर उनको उनके बारे में कहा कि उनको मारे जाने का ख़तरा है, उन पे हमले का ख़तरा है, उन पे कातलाना हमले का ख़तरा है और यही अशख़ास होंगी जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इससे पहले भी उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से कुछ बात की थी, जिस पे उनको हर जाने का नोटिस जो है जमा करवाया गया था। ताहाल उसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी जानिब अगर आपको बताएं कि इस मामले के ऊपर अब कल उनको पेश होना है, उसके साथ साथ आज नैब की तरफ से ममनुआ फंडिंग केस के नोटिस के हवाले से भी टीम वहाँ पे गई थी और वो भी उन्होंने वसूल किया नहीं किया इस बारे में ताहाल कोई इत्तलात जो हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं कि इस मामले के ऊपर क्या मामलात बनते हैं। इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है या नहीं करना चाहती। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम उनको गिरफ़्तार करने का हमें शौक़ नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आए तो हमें उनको गिरफ़्तार करना पड़ेगा। क्या हुकूमत वाकई इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहती है या सिर्फ एक तरह से तासुर देना चाहती है या उनको डराना चाहती है कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और अगर हुकूमत गिरफ़्तार नहीं करना चाहती तो फिर इस तरह के हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है। इसके साथ साथ कैमरा की तरफ से पाबंदी आयद की गई है। इमरान खान साहब की तकारीर को टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने से रोका गया है। इससे पहले भी ये पाबंदियाँ लगती रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी साहबजादा के ऊपर, इसाक डार साहब के ऊपर, ज़रदारी साहब के इंटरव्यूज़ को भी बैन किया गया था और ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौर में हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब को भी इस पाबंदी का सामना है। ये पाबंदियाँ क्यों? क्या मौजूदा हुकूमत भी वही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो कि इमरान खान साहब के दौर में अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अब इलेक्शंस का जो माहौल है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी एक जगह पे बोले और उन्होंने ये कहा कि मरदमशुमारी के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डिजिटल जो मरदमशुमारी है अगर इस तरह से रही तो सूबा सिंध उस पर ताउन नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी धमकाया कि अगर सैलाब ज़दगान की मदद नहीं की तो पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतें छोड़ देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इतने अखराजात नहीं है कि हम इंतखाबात करवा सकें और इसके साथ साथ इलेक्शन कैंपेन जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चल सकती। क्या उन्होंने कहा, जरा सुनिएगा। कि डिजिटल सेंसस होगा, मैं समझता हूं कि ये हमारा एतराजात जो थे उनका तो हल नहीं है। एक तो सूबे के जो इलेक्शंस है वो किसी और सेंसस पे होगा और जो दूसरे सूबे के इलेक्शंस है वो एक नया डिजिटल फ्लॉड सेंसस पे होगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है। गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, वहाँ पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। नीम फौजी इदारों में
इस वक्त इतनी सख्त है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सके की पर भी हमें जरूर हैरत है। 100 मोटर लेकर आपसे फारिग हो गए। डीएम के कायद हैं, उनकी ये राय है। डीएम का इजलास भी होने जा रहा है। अगर पीडीएम इस राय को इंडोर्स करता है तो वफाकी हुकूमत कैबिनेट भी इस बारे में मौका पेश कर सकती है। एक तरफ गवर्नर केपी के खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है मशावरत के लिए, और दूसरी तरफ हमारी इत्तलात हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि इस तरह की सूरत हाल में किसी किस्म की सिक्योरिटी फ्राहम करना, कि जब मरदमशुमारी भी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब है, वार एंड टेरर भी है, किस तरह से मुमकिन है। इंतखाबात के ऊपर एक तलवार लटक गई है। लगता है ऐसे है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो भी अदालत का रुख कर सकता है इस मामले के ऊपर। क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज एक और धमाका खेज खबर जो कि डॉन टेलीविज़न के मायानाज रिपोर्टर और एंकर और सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी कॉलम निगार आदिल शाहजेब ने दी है। उनसे गुफ्तगू साकिब निसार साहब ने की है और ये बताया साकिब निसार साहब ने कि उनका जो फ़ोन है उसका डाटा हैक कर लिया गया है, और अब अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा आ जाए तो पहले भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चल चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब को मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं करार दिया, यानी कि नीम सादिक और नीम अमीन जो है वो उन्होंने करार दिया। इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आदिल शाहजेब मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे कि क्या बात हुई, क्या मामलात थे। जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी होंगे हमारे साथ, और इसके साथ साथ मुनीफ फारूक भी होंगे, और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है उनका, वो भी होंगे। सबसे पहले आदिल आपके पास आते हैं क्योंकि आपको फौरी तौर पर किसी और शो पे भी जाना है। आज आप माशाल्लाह हर तरफ हैं, तो मुझे ये बताइए क्या बात हुई साकिब निसार साहब की, और क्या आपको लगता है कि उनके टेलीफोन का जो डाटा हैक हुआ है उसके बाद उन्होंने मुनासिब समझा कि वो गुफ्तगू करें, और ख़ास करके आप जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट के साथ? देखिए आसमा, एक तो बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। उसमें जो 3-4 चीजें थी जो मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट बड़ी शॉकिंग भी थी। पहली चीज तो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जी मैंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया। और मेरे लिए शॉकिंग ये इसलिए थी कि हम कौन होते हैं सहाफ़ी या कोई चीफ जस्टिस या कोई जनरल साहब कौन होता है जो किसी को पार्शल या मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दे। लेकिन खैर ये तो एक और डिबेट है। लेकिन उनका ये कहना कि एक ऐसी चीज जो कि इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ ने उनके गले में ये पोस्टर लटका दिया था कि वो वाहिद सियासतदान है जो कि सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सादिक और अमीन, उस बबल से आज साकिब निसार साहब ने जो है उस बबल को खुद ही बस्ट कर दिया, क्योंकि ये वही सर्टिफिकेट था सादिक और अमीन का कि जो उन्होंने गले में डाल के और इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर वो आए और इक्तिदार में आए 2018 में, और अभी भी उनके खिलाफ जो केसेस है तो यही तोजीह पेश की जाती है कि जी वो तो वाहिद सियासतदान है जो कि सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया है। तो जिस बंदे ने डिक्लेयर किया था आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि नहीं जी वो तो तमाम मामलात का तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे सामने जो केस था उसमें शायद वो सादिक और अमीन मुझे नजर आए लेकिन उनके बाकी मामलात का तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं आदिल आप बिल्कुल आपकी जो बात है उससे जो उन्होंने टेलीफोन के डाटा की बात की तो व्हाट्सएप डाटा खास करके, तो आपको लगता है कि उनके शुबहात हैं कि शायद कोई मुहिम जो है उनके खिलाफ आ सकती है। और माजी में जो जावेद चौधरी साहब ने उनको इंटरव्यू किया था जिसमें कि 2 वकला के लिखवाने के लिए और जहांगीर तरीन साहब को नाअहलियत से बचाने के लिए जो बात हुई थी जनरल बाजवा के साथ, उसके बारे में उन्होंने आपको क्या बताया? देखिए बात यह आसमा कि एक तो उन्होंने ये दावा किया कि उनका व्हाट्सएप जो है हैक हो गया। पहले उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। मैंने कहा सर काम नहीं कर रहा या हैक हो गया? उसने कहा हाँ बिल्कुल हैक हो गया है और मुझे खदशा ये है कि इसमें से मेरा जो डेटा है, जो ऑडियोज वगैरह है वो निकाल के और कुछ डॉक्टर सी जो आजकल जो लीक्स वगैरह आ रही हैं। लेकिन इसके साथ एक बैकग्राउंड का तस्करा करना जरूरी है कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट में और सहाफती हलकों में ये खबर है कि शायद साकिब निसार साहब की कुछ ऑडियोज जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है पहुंच में और शायद वो रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में फिर उनका व्हाट्सएप हैक होना यकीनी तौर पर उस पर सवालात तो उठते हैं। जहां तक जनरल बाजवा की और जावेद चौधरी की और अंसार अब्बासी साहब की गुफ्तगू थी तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को आज ही कॉल करूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या उन्होंने ये बातें की हैं या नहीं की। अगर उन्होंने की है तो ये बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। और फिर उनका ये कहना कि जी जनरल फैज जो है वो 18वीं 19वीं ग्रेड के एक ऑफिसर हैं,
वो मुझे कैसे प्रेशराइज करेंगे। और मैं बिल्कुल ना मैं प्रेशर लेता हूं, ना मैंने पहले लिया है ना अब लिया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये इकरार किया कि जनरल फैज से वो अभी भी राब्ते में हैं। जब मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब ने आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि आप जनरल फैज के साथ मिलकर इमरान खान के लिए जुडिशरी में बाकायदा तौर पर लॉबिंग कर रहे हैं, तो वो उस पर उन्होंने मौलाना साहब के लिए बड़े गुस्से में अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं है कि मैं ऑन एयर उन्हें कहूं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनरल इमरान खान से मेरा कोई राब्ता नहीं है, जो बंदा अदलिया के साथ जो कर रहा है तो मैं कैसे इमरान खान के साथ, और मैं खुद सियासत में नहीं आना चाहता, मैं इमरान खान से ज्यादा कैपेबल हूं, सब कुछ हूं, तो मैं उसके लिए क्यों लॉबिंग करूंगा। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि जनरल फैज का क्या आपसे राब्ता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो मुझे अक्सर मैसेजेस करते रहते हैं। लास्ट उन्होंने क्यों ये मुनासिब समझा कि वो इस बारे में खुल के आपसे बात करें, वो इससे पहले तो खामोश थे? देखिए, मुझे आसमा जो लगा, एक तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि उन पर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि जो जनरल बाजवा साहब ने के जो एडमिशंस हैं कि जनरल फैज ने जिस तरह दबाव डाला उस वक्त अदलिया पर और जहांगीर तरीन को नायल करवाया, इमरान खान को बचाया, ये ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट हो चुका है, या नवाज शरीफ को जिस तरह से नायल किया गया, आई थिंक ही इज फीलिंग द हीट, उनको वो प्रेशर महसूस हो रहा है। और फिर दूसरा ये कि कल जो मौलाना साहब ने कहा कि आप इमरान खान के लिए बाकायदा लॉबिंग कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट यू नो पुश्ड हिम कि यार अभी मेरा ख्याल है कि मुझे जाकर और अपनी सफाई देनी होगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ टीवी पर नहीं आऊंगा, यही बात मैंने कहनी थी, बाकी चीजें मैं अपनी किताब में लिखूंगा, और मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में खौफ है, ये उन्होंने कहा। और ये भी साथ में कहा कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और वो अकेले ड्राइव कर रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अदलिया को आज वो कह रहे हैं कि वो उनके अदलिया के बारे में खासे परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल शाहजेब हमें बात हमसे कर रहे थे। मैं इसी पे बात को कंटिन्यू करती हूँ। सेंटर ऑन अब्बास साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है कि हाइब्रिड रिजीम को क्रिएट करने का एक बड़ा इल्ज़ाम जो है उसमें साकिब निसार साहब का भी नाम आता है, इस वक्त भी जो जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हो क्या रहा है? देखिए बीबी, पहले तो हमें ना थोड़ा से अपने अखलाकियात और एथिक्स पे बात करनी चाहिए। इस वक्त टीवी टॉक शोज पे और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है वो ऑडियो लीक्स, ये ऐसे लगता है जैसे एक मजाक बन चुका है। तब लोगों के मोबाइल से एक चीज लीक हो जाती है, हम उसको डिस्कशन का पार्ट बना देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उस पर क्या इम्पैक्ट है, और कोई नहीं सोचता लीक कौन कर रहा है, आखिर उसके बेनिफिशियरी कौन है। इस सारे सिस्टम में जो शख्स ये काम कर रहा है या जो इदारा ये काम कर रहा होगा, वो अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहता है। अगर तो इदारों को मलाइन करना है तो फाबिहा, मतलब इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो कहता है कि जी डॉक्टर, ये इतनी बड़ी एक डिस्कशन है जिसको शायद लाहासिल तरीके से समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे करूंगा कि जी वो साकिब निसार साहब कह रहे थे कि जी मैंने अमीन सादिक अमीन तो कहा, लेकिन मुझे बाकी इशूज, ये तो ऐसे है कि मुझे कहे कि तुम आज तो सच बोल रहे हो, लेकिन 25 साल पहले तुमने फलानी जगह पे जो झूठ बोल रहा था, मैं उसकी गवाही दी। भाई उसकी गवाही तुमसे मांगी किसने? तुम जिस इशू पे डिस्कस कर रहे हो इसी की बात हो सकती है। एंड द थर्ड एंड लास्ट, आपने कहा जी कि खान साहब के जो मामलात हैं इस वक्त, जो ये बैन करने के हवाले से या डिस्कशन जो बाकी मामला चल रहे हैं, देखिए जो इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट है वो इन इटसेल्फ एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, अवाम के पास जाना नहीं चाहते। अब फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट देख लें, हम ये शख्स कौन कह रहा है जिसपे लाखों पता नहीं कितने लीटर डीजल का चोरी का इल्जाम, कह रहे इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि 80 अरब की चोरी, और हजूर 80 अरब रुपए इलेक्शन पे खर्च होगा तो 1100 अरब रुपए की माफी नहीं करनी थी, जब आप नैब के अमेंडमेंट सारी माफ करा के नहीं करानी चाहिए थी। जरदारी साहब कह रहे हैं इलेक्शन नहीं हो सकता, वजह 4.5 अरब रुपए जब चोरी करके उनके 28 अकाउंट फरियाल तारपुर में आ रहा था उस वक्त नहीं बोला गया, लेकिन क्योंकि अवाम में जाना है इसलिए नहीं जाया जा सकता। अब उससे सिरकने के लिए आप डाइवर्ट, रोजाना रात को एक टॉक शो आता है, साकिब निसार आज लॉन्च हो गया जी, कल डॉक्टर यास्मीन की वीडियो आ जाएगी जी, परसों किसी और की ऑडियो आ जाएगी। लेट्स टॉक डिस्कशन कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। ये क्यों होता है अफनानुल्लाह साहब, ये क्यों हो रहा है, ये ऑडियो लीक्स क्यों हो रही हैं? माजी में होती थी, हम तनकीद करते थे, इमरान खान साहब के ज़माने में भी हुई हैं, वो भी काबिल तनकीद बात थी, लेकिन आपकी हुकूमत बैन भी कर रही है, इस तरह की ऑडियो लीक्स पे बात हो रही है, फिर साकिब निसार साहब कह रहे हैं उनका तो टेलीफोन डाटा ही हैक कर लिया गया है, तो और उन्होंने सादिक और अमीन भी मुकम्मल नहीं कहा था इमरान खान साहब को। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो किसी के अगर फ़ोन से कोई इन्फॉर्मेशन निकल रही है या कोई किसी का कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, वो तो उसका तो हुकूमत के पास तो कोई
इलाज नहीं है। वो तो ज़ाहिर है हर किसी अपने इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है कि अपने डेटा को प्रोटेक्ट करे। जहाँ तक जो है वो साकिब निसार साहब वाली बात रह गई कि उन्होंने कह दिया कि ये नीम सादिक और अमीन है या आधे सादिक और अमीन है, या वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में सादिक और अमीन है, वैसे नहीं है। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को ये बात बताई कि ये सादिक और अमीन है। उस सदाकत और अमानत के ऊपर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया, उस नैरेटिव के ऊपर इन्हें वोट पड़ा। तो ये अब आके कह देना कि जी मैंने तो इस केस में नहीं किया था, उस केस में नहीं किया था, ये इससे कोई मामला जो है वो ख़त्म नहीं होते। साकिब निसार ने जो है वो PKLI को तबाह किया, ये जाके लोगों के जो है लोगों से बदतमीजियाँ करता था, ये इसके अंदर तकब्बुर था, इसकी गर्दन में सरिया था, और ये जो है अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। और जो इसने माल बनाया है वो भी पूरा पाकिस्तान जानता है। ये इसने कोई इमरान खान की मोहब्बत में नहीं किया ये सारा कुछ, ये पैसे ऐसे खा पी के इन्होंने सब में। मगर सेंटर साहब ये तो इल्जामात है ना, जैसे और अब्बास साहब इल्जामात लगा रहे हैं, आप भी इल्जामात लगाए। देखिए इल्जामात और तहकीकात में बड़ा फर्क है। आप हुकूमत हैं, आप इल्जामात मत लगाएं, तहकीकात करें ना। देखिए तहकीकात भी चल रही हैं बहुत सारी, लेकिन कुछ जो है हकायक हमारे सामने है। देखें ये जो इनकी शादियां हुई हैं, जो उन पे खर्चे हुए हैं, जो इनका लाइफ स्टाइल है, जो इनके पास जायदादें हैं, इनका तो कोई कानून ही नहीं है जिसमें आप पूछ सकते हो इनको। कौन सा कानून है जिसके तहत आप इनको पूछ सकते हैं कि आपके पास ये सारा कुछ कहाँ से आया? तो ये जो है ये इनको बताना चाहिए ना। मगर देखिए ना, हैकिंग होना, लोगों की ऑडियो लीक्स निकलना, ये तो एक सवाल है ना अफनान साहब। देखें अब जो पहले जब पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उसमें तैयबा गुल ने अपनी वीडियोस डाली, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, एक पूरा नैरेटिव बदल गया उन वीडियोस की बुनियाद पे। उस वक्त के चेयरमैन नैब को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जाने की बात होती रही है और इल्ज़ाम लगता रहा है, तो आपके ख्याल में यही काम आपकी हुकूमत भी करेगी? अब नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखें, और जो तैयबा साहिबा थी उनको तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाकायदा कैद किया गया था, उनसे वो सारी वीडियोस ली गई और फिर उसके थ्रू उन्हें ब्लैकमेल किया गया। हम इसके अंदर तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं। देखें बात ये है कि ये भी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लोगों की कि जो हकायक हैं वो सामने लाए जाए। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि आप जो है वो जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक पूरा प्लान बनाएं जिसके अंदर जजेस भी इन्वॉल्व हो, ये जनरल फैज़ इन्वॉल्व हो, और वो उसके तहत एक हुकूमत को क्या कहते हैं लेके आए जो लूट मार करे, मुल्क को तबाह बर्बाद करे और चला जाए, और उसके बाद उसे कोई पूछे ही ना। भाई मुझे ये बताएं कि कितना बड़ा घर है जो जिसके अंदर जनरल फैज़ रहते हैं। मुझसे ये बात इसका सवाल आवाम पूछती है ना कि क्या इतना बड़ा घर किसी एक सरकारी मुलाजिम जो 20-21 ग्रेड में रिटायर हुआ वो ले सकता है? इतना बड़ा फार्म हाउस है, इतनी सारी हजारों एकड़ जमीनें, ये कहां से आई हैं? देखिए ना, अब ये हुकूमत आपको या तो किसी सबूत के साथ सामने आना चाहिए ना। ये तो सुनी सुनाई बात है, आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। हो सकता है उनके पास वो टैक्स पेयर हैं, उनके पास इसकी सबूत मौजूद हों, ये भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। मैं सेंटर साहब आपके पास भी आऊँगी और मुनीब फारूक भी हमें ज्वाइन करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्बास साहब, इमरान खान साहब की कल गिरफ़्तारी का आपने देखा, सारा दिन टेलीविज़न पे यही चलता रहा। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो बात करते हैं कि जो ताकतवर है उसका निज़ाम अलग है और जो कमज़ोर है उसका निज़ाम अलग है, लेकिन कल तो हमने ये देखा कि ताकत का निज़ाम हावी रहा और ताकतवर जो थे वो इमरान खान साहब थे। वो क्यों अपने आप को पेश नहीं करते अदालतों के सामने या जो भी अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके सामने, इदारे? पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि खान साहब पेश क्यों नहीं करते, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको शायद याद हो, एक हफ्ता पहले खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बावजूद कि उनकी जिंदगी को सिक्योरिटी का थ्रेट है, इसके बावजूद कि पंजाब पुलिस उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, लाहौर हाई कोर्ट गए थे। आज से 4 दिन पहले खान साहब इस्लामाबाद भी तशरीफ ले गए और 2 कोर्ट्स में जाके पेशी भी दी थी, और उसके बाद जब भी आगे अदालतें कहेंगी पेश होते रहेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने कौन से केस है, आखिर इतना कौन सा बड़ा इमरान खान दहशतगर्द है जिसपे 76 पर्चे हो चुके हैं, 76
आसमा बीबी अपने दिल से पूछिए, क्या इमरान खान आपको 76 पर्चों जोगा नजर आता है? कि ऐसे कोई काम जिसमें 76 पर्चे दाखिल कर दिए? कहीं ना कहीं किसी की नीयत में फतूर है, तो ये चीजें नजर आ रही, उसके बावजूद वो अदालतों में पेश होता रहा। सो इस चीज को तो हटा दीजिए। जो शख्स अपनी जिंदगी को, जिसको पता था उस पर कातिलाना हमला होना है, वो उस वक्त वजीराबाद गया था, हमें रहीम खान में बता के गया था कि मुझ पर हमला होगा, वो वजीराबाद फिर भी गया था, वो उससे नहीं डरा, वो इन जेलों से और इन अदालतों से डरेगा। जी नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन जाहिर है कि उनको पेश होना, या जो जिस तरह से वो पेश नहीं हो रहे और जिस तरह से वो आते हैं जुलूस के साथ और जिस तरह से वो अपनी पेशी को जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, तो जाहिर है उस पर सवाल तो उठेंगे। मुनीब फारूक भी हमारे साथ है। मुनीब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, या सिर्फ एक ड्रामा खुद हुकूमत क्रिएट कर रही है और एक हवा बना के पेश कर रही है? क्या ये हरासा करने की कोशिश तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, माजरत चाहता हूँ, मैं किसी वजह से लेट ज्वाइन कर रहा हूँ। इसमें गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हुकूमत की तरफ से ये तो बात अब बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत अभी इमरान खान साहब को शायद गिरफ्तार करना खुद ही नहीं चाह रही, और अगर हुकूमत चाहती तो जाहिर बात है रियासत के साथ तो लड़ा नहीं जा सकता। हुकूमत ये सब कुछ कर सकती थी, गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें मुझे हुकूमत की तरफ से कमजोरी ज्यादा नजर आई है कि अगर आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए। आप ये इस तरह से जो एक पूरी एपिसोड होती है कि पुलिस का आना, वहां पर एक तमाशा लगना, इमरान खान साहब का अपने लोगों को कहना कि कहीं मत जाओ, ये आज रात को गिरफ्तारी का खतरा है या ऐसे है। देखिए, जो मुकदमात हैं उनमें से कुछ तो बड़ी भौंडी नौयत के हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनके ऊपर तो खैर क्या ही किसी ने बात करनी, वो तो मेरे ख्याल में अपोजिशन में कोई हो तो बन जाते हैं। लेकिन 2-3 मुकदमात ऐसे हैं जो कि संजीदा नौयत के हैं। एक वो ममनुआ फंडिंग वाला है, एक तोशाखाना वाला है, और एक जो उनकी मुबैना साहबजादी के हवाले से मामला चल रहा है। खैर वो तो एक ऐसा मामला है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो उनकी साहबजादी के हवाले से है, वो तो शायद उसमें तो गिरफ्तारी ना मतलूब है ना कुछ होगी। ये जो तोशाखाना वाला मामला है, ये सीरियस मामला इसलिए है कि इसके अंदर सब्सटेंस मौजूद है। जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की किसी को अच्छी लगे ना बुरी लगे, लेकिन एक कानूनी प्रोसेस है जो कि आगे चल रहा है। उसमें इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में वो गिरफ्तारी, अगर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल अदालत की तरफ से आए, और अगर इमरान खान साहब के वकला और उनकी जमात के पास कोई ऐसा हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या उस अदालत का जिससे ये नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुए थे, अगर कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं था जो कि उन वारंट्स को मुअत्तल कर रहा हो या कलअदम कर रहा हो, तो फिर इमरान खान साहब को कल वो गिरफ्तारी भी, देखिए जो इस तरह की गिरफ्तारी होती है वो ऐसा गिरफ्तारी नहीं होती, वो होता ही है कि पुलिस ने आपको लेकर अदालत में पेश करना होता है। और मुमकिन है कल भी इमरान खान साहब जाएंगे तो वहां फर्द जुर्म आयद होने का प्रोसीजर है, अगर हो गया उसके बाद इमरान खान साहब वहां पर कोई एक हिफाजती मुचलका जमा करा के उनके वकला और उनकी बेल हो सकती है, शायद बेल कंफर्म भी हो जाए, क्योंकि ट्रायल है, ये चलता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होता। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी शायद उस तरह से मतलूब नहीं है। लेकिन जो तमाशा कल एक तो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जानिब से लगाया गया, शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, क्यों अवेलेबल नहीं है? अभी तो वो अंदर तशरीफ फरमा है और थोड़ी देर बाद वो खिताब फरमा रहे हैं। जब रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर नहीं है, आपने ये बात कल साबित कर दी है। तो इस तरह हुकूमत को मैं ये कहूंगा कि आप क्यों अपने अफसरान का मजाक बनवाते हैं, उनकी गत बनवाते हैं। ये अफनान साहब, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। क्या इस पे आप, यानी आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना लेकिन एक सीन क्रिएट करना है, तो और जाहिर है वो इमरान खान साहब भी उसमें बेबस हैं, वो भी सीन क्रिएट कराने में पूरी ताउन आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है? वो कहती है हम गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते और फिर वो रोज़ रोज़ रेड भी करवा रही है। तो क्या मकसद क्या है इस सारी चीज़ का, अफनान साहब? देखिए, हम जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हमने पूरी करनी है ना। अगर अदालत ने उन्हें समन किया है और उसका नोटिस उनको देना है तो फिर उनका नोटिस तो फिर देने के लिए पुलिस आएगी। अगर अदालत ने उन्हें समन किया और वो हाजिर नहीं हो रहे तो फिर ज़ाहिर है को जो है वो पुलिस आएगी और उनको गिरफ्तार करके लेके जाएगी। तो ये तो जो कानूनी मामला है उसके हिसाब से ही किया जा रहा है। इसको ज़रूर वो एक अपॉर्चुनिटी बना के जो है वो उसको एक अपना बयानिए का हिस्सा बना लेते हैं, जो कि उनकी आदत है। लेकिन हमारी तरफ से तो जो कानून और कायदे के मुताबिक मामला है उसी को लेके चला जा रहा है, और जो उन्होंने जराइम किए हैं उन जराइम का उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अदालतें भी वही सवाल पूछती हैं, इस मुल्क के 22 करोड़ लोग भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंगों के ऊपर पैसे, ये हीरे जवाहरात के ऊपर पैसे,
ये अपना फॉरेन फंडिंग के ऊपर पैसे, ये कोई मामूली सवालात तो नहीं है ना। आप तसव्वुर करें अगर हमारा कोई लीडर फॉरेन फंडिंग वाले केस में आ जाता तो ये हम पे क्या क्या बयान अभी तक ना दे चुके होते, और किन किन लोगों से और इदारों से हमें बाहर के नाम मिला चुके होते। तो बात ये है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपने जवाब तो देना है, चाहे वो कोई भी मामला हो। 76 केसेस, मतलब आज भी 2 केसेस जो है, आज भी 2 पर्चे हुए हैं, वो भी कल जो वहाँ पे एसपी के साथ हुआ मामला उसके ऊपर, फिर एक कोयटा में भी हुआ है। तो 76 केसेस वाकई हुए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जैसे ऑन अब्बास साहब फरमा रहे। देखें ये तो कुछ भी नहीं है 76 केसेस, ये तो क्योंकि पहली दफ़ा इनको कोई वो हुआ है मामला, पहले तो बिल्कुल वो ये चहीते थे एस्टेब्लिशमेंट के, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोगों ने सालों जेलों में गुजारे हैं, ईदें अपने बच्चों के बगैर गुजारी हैं। यहाँ पे जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 200 पेशियाँ भुगती हैं, और जुम्मा हफ्ता एतवार भी होती थी पेशी, छुट्टी भी करते थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया हुआ था जो कंप्लायंस करता था कि जी हर रोज़ होनी है। तो ये एक तरफ वो मामला है कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आए, कुलसूम नवाज साहिबा को छोड़ के लंदन में, और दूसरी तरफ यहाँ मामला है कि एक बिल्कुल एक जो है वो हट्टा कट्टा आदमी है और वो कहता है कि मैंने जो है वो नहीं जाना। और नवाज साहब इसके ऊपर तो वैसे ये तो अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो कल हमने हमाद अजहर साहब को सुना, उन्होंने कहा ये भूल जाएं आप, फिर हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। मतलब क्या वाकई तहरीके इंसाफ इतनी बड़ी पावर है इस वक्त, ताकत है इतनी बड़ी कि कानून इंसाफ कोई चीज़ मान ही नहीं रखता उसके सामने? वैसे ना मैं हैरान हूं आपके सवाल के ऊपर आसमा बीबी। मैं आपको ना एक एफआईआर दर्ज बताता हूं जो कि आज क्वेटा में दर्ज हुई है। उसमें एक शख्स बयान करता है कि मैं फलाने एक हॉस्पिटल के सामने बैठा चाय पी रहा था और मैंने इमरान खान का खिताब देखा, तो उन्होंने किसी इदारे के किसी सरबराह के मुतालिक को गुफ्तगू की, मेरे दिल में थोड़ा सा तकलीफ शुरू हुई और इस पे जाके मैंने एफआईआर दर्ज करा दी और इस पे इन सारे दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी जाए, और एफआईआर काट दी। क्वेटा में शख्स क्वेटा से आके पशीन में बैठा था, चाय बैठा पी रहा था, इमरान खान की तकरीर अच्छी लगी, उसके दिल में दर्द हुआ, इमरान खान के दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। आप बताएं मैं आप इसके बारे में क्या इलाज करूं? मगर ये तो आपके दौर में भी सब कुछ होता रहा, ये तो सब आपके दौर पे भी होता रहा, गद्दारियों के मुकदमे, बगावत के मुकदमे। मेरी बात सुन, हमारे दौर में नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा पर्चा कटा था? करप्शन के पैसे कटे थे, वो जो 16 अरब की करप्शन, उसके एफआईआर। मगर आम लोगों के ऊपर तो बहुत कटा था ना, मतलब आम लोगों के ऊपर तो पाबंदियां भी लगी। और शबाशी पे रमजान शुगर मिल का केस था, उनके खिलाफ वो जो फैमिली थी जिनके पैसे लेकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे वो थे। जरदारी के खिलाफ एसेट बियॉन्ड मींस का पर्चा था। मतलब हमारे दौर में कौन सा ऐसा पर्चा जो करप्शन से हटके हुआ है? मतलब माजरत के साथ इस वक्त कानून के 2 पैराए हैं। इमरान खान बात करे किसी इदारे पर सरबराह तो बैन कर दो, मरियम नवाज शरीफ एक सिटिंग जज के बारे में बात करती है, कोई नहीं बोल रहा। अफनान साहब इसके ऊपर 2 तौहीन अदालत के मुकदमे उन पे भी हुए, आज खारिज हुए मरियम साहिबा के ऊपर। इजाजुल हसन का नाम लिया है, जस्टिस इजाज का नाम किया है, उसका जो दूसरा नाम है मुजाहिद नकवी का नाम, इस पे कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया? किसी ने खामोशी कराई? किसी ने माफी? इमरान खान साहब से एक ज्यादती क्या गलती हो गई थी, वो इस्लामाबाद की एक मजिस्ट्रेट का वो समझ बैठे थे और थी वो एडिशनल सेशन जज। एफआईआर दर्ज की, माफिया मंगवाइया, नाअहली से बचे। आज सिटिंग चीफ जस्टिस गवर्नमेंट वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज है, कहते हैं ये अफनान साहब जी, अफनान साहब आप जवाब दे दे, फिर मैं इस पे ब्रेक लूंगी। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि साकिब निसार साहब की एक वीडियो मौजूद है जिसमें जैसे इजाजुल हसन साहब के साथ बैठे हुए हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि 4-5 एमएनए तो मैं वैसे ही क्या कहते फारिग कर देता हूँ। ये वीडियो मौजूद है, अगर आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। ये तो एफआईआरों पे रो रहे हैं। ये इस मुल्क में एक पेशी के ऊपर 2 सेनेटरों को फारिग किया है सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार ने। आपकी बी टीम बन के हमारे लोगों को नाअहल करार दिया है। आप किस चीज़ के ऊपर हमें बोल रहे हैं? गुजरावाला के ऊपर जो स्पीच के ऊपर एफआईआर नहीं हुई क्या? हमारे लोगों के ऊपर आप एफआईआर पे रो रहे हैं? टॉप टियर की कौन सी लीडरशिप बची है जो जेल ना गई हो? सबको आपने जेल भेज दिया। तो ये जरूरी तो नहीं है कि जो काम वो गलत कर रहे थे अफनान साहब वो आपकी हुकूमत भी करे, ये जरूरी तो नहीं है। ये जरूरी तो नहीं है कि उनकी तकरीरों पे उन्होंने पाबंदी लगाई तो आप भी तकरीरों पे पाबंदी लगा दें। नहीं देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो उनको आप बातों से समझा सकते हैं, कुछ लोगों को बातों की समझ नहीं आती। कुछ लोगों को यही समझ में आती है जो इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने मजाक बनाया था। ये समझते थे कि
बाकी सारों को ये अंदर कराएंगे, लोगों के पंखे और एसी बंद करवाएंगे, लोगों को जेलों में अजियत देंगे, उनके खानदान के लोगों को अंदर करेंगे, मगर इनके साथ कभी ये नहीं होगा। अच्छा, ये इतने लाडले अपने आप को समझते हैं। मैं एक छोटी सी तो ब्रेक, आज जब मकफात अमल आप पे आया तो आज आपकी चीखें निकल रही हैं, आपके रोने निकल रहे हैं, आप चूहे बन के छुप के बैठ गए हैं, आप निकल के आए, आप फेस करें ना इन केसेस को। चले मैं इसके ऊपर भी बात करती हूँ, मैं इस पे भी बात करती हूँ। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे। और साथ में इलेक्शंस के जो इम्कानात हैं वो कल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद तो लगता है कि मादूम हैं, तो क्या हुकूमत सोच रही है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुनीब, अब इंतखाबात के ऊपर आते हैं कि कल आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिलावल साहब ने मरदमशुमारी को चैलेंज किया है, तो आपको लगता है कि हुकूमत, और फिर अखराजात का भी मसला है, तो लगता है कि हुकूमत इंतखाबात में जाएगी? अभी भी गो के सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 90 दिन का। देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत की जानिब से तो कुछ सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। क्या ये जो मर्दमशुमारी वाला और जो सेंसस वाला मामला है, ये अभी एक टेक्निकल मामला है। मुझे हैरत इस बात की है कि जो टॉक शोज की कंजम्पशन तक तो ये बात की गई है, लेकिन सिवाय सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे ख्याल में डीजी लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उनके अलावा किसी सियासी जमात ने इसको इस तरह से वहां पर बयान नहीं किया। कम से कम अगर ये हुकूमत का मौकफ था और सीसीआई का फैसला है तो अटॉर्नी जनरल साहब को अदालत की मुआवनत करनी चाहिए थी कि ये एक इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अच्छा होता अदालत उसके ऊपर भी डिलीवरेट कर लेती। अदालत ने उस पर पूछा नहीं है, लेकिन जो पहले असेंबलियों की बहाली का मामला था उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये मुमकिन नहीं। खुद साबिक वजीर आजम लिख के गए हैं कि अब मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात होंगे। लेकिन गुजारिश ये नहीं कि इस वक्त जो मामला ज़ेरे बहस था उसके अंदर तो ये बात इस तरह से डिस्कस नहीं हुई। अगर हो जाती तो अच्छा होता, एटलीस्ट ये पता चल जाता कि उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट है या नहीं है, या उसकी अहमियत को अदालत इतना समझती है कि उसकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए या डिले किया जाए। लेकिन अभी भी उसमें इबहम मौजूद है। हुकूमत की जानिब से ये बात फैक्ट है कि हुकूमत इंतखाबात में जाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। उसकी जो सियासी वजह है वो बड़ी सादा सी है, वो ये कि हुकूमत खास तौर पर पीएमएलएन अपना सियासी कैपिटल बहुत हद तक लूज कर चुकी है, और इस वजह से वो समझते हैं कि इतने मुश्किल हालात में अगर वो इलेक्शन में जाएंगे तो फिर जो उनके साथ होगा वो नविश्ता ये दीवार है। हाँ। वो तो ये और नवाज साहब इसका तो मतलब ये है कि अगर इंतखाबात नहीं होते, इमरान खान साहब मेरे ख्याल बुध के रोज से अपनी कैंपेन का आगाज भी कर रहे हैं, बम प्रूफ उन्होंने गाड़ी भी एक ली है, तो फिर क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या फिर हंगामे होंगे, एहतजाज होगा, क्या करेंगे आप, जो कि कह भी रहे हैं फवाद चौधरी साहब? देखिए, जहां तक इलेक्शन की डेट का मामला है वो तो फाइनल हो चुका है। पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे और गवर्नर केपी जितने भी टाल मटोल से काम ले, आजकल में उसको डेट तो देनी पड़ेगी। ये आइन है, किसी के अब्बा जी का राजवाड़ा तो नहीं कि आप अपनी मर्जी। ये तो इस तरह है कि 5 दिन का क्रिकेट मैच हो और शाम को जो टीम हारी हो गई जिस क्रिकेट मैच को 6ठे दिन पे लेके चले जाते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। मगर वो तो फैसले में इलेक्शन कमीशन को लिखा है उन्होंने कि 90 दिन से आगे अगर ले जाना है तो मुशावरत होगी, और अगर इदारे नहीं करेंगे मदद तो इलेक्शन कमीशन अकेला कैसे इलेक्शन कराएगा? इलेक्शन कमीशन की अपनी नीयत कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नीयत के साथ। वो वही कुछ कर रहे हैं जो नून लीग चाह रही है। वेरी फ्रैंकली, जब आप देखें कि पिछले साल सितंबर में जब 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा था तो अचानक 1 महीने के इलेक्शन प्रोलॉन्ग कर दिया। जब वजह पूछने की बताई गई थी जी कोई सिंध में सैलाब आया, हत्ता कि मुल्तान में बारिशें कोई नहीं होती, यहाँ इलेक्शन पोस्टपोन करा दिया गया। सो ये तो बहाने किसी वक्त भी जा सकते हैं, लेकिन एक चीज तो मानने की है कि आइन और कानून में लिखा है इलेक्शन होने। 90 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया, सदर साहब ने वो भी लिख के दे दिया, तो इलेक्शन तो आगे नहीं हो सकते। ये बात मुनीब साहब की मानने की है, क्योंकि कैपिटल लॉस इतना ज्यादा शदीद हो चुका है। अब उससे निकलने के लिए उन्होंने तो निकलना है। सोचना ही है कि इलेक्शन कमीशन कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है नून लीग को इस इलेक्शन निकलने में। वो बहाना क्या हो सकता है? अफनान साहब, ये बिल्कुल ये बात आप इसका क्या जवाब देंगे कि इलेक्शन कमीशन तो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को? आज जो कहा है राना साहब ने, तो इसका मतलब है कि आप लोग दोबारा कोर्ट जाएंगे, ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा कि नहीं है वसाइल, नहीं हो सकते इंतखाबात? देखिए, ये जो बात है कॉम्प्लीमेंट करने वाली, ये तो बिल्कुल दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन हमें कॉम्प्लीमेंट करता तो जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था उसमें से 15 पे हम जीतते और पीटीआई 5 पे जीतती। अगर मामला ऐसे ही होते ना तो फिर तो ये जीतते ही ना। ये तो इलेक्शन कमिश्नर कब से आए हुए, और ये इमरान खान ने खुद लगाया था इनको इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इनका इल्ज़ाम लगाने का एक समझ लें एक पॉलिसी है
PTI की जिसको मुखालिफ उस पर इल्ज़ाम लगा दो कोई भी, तो वो उसी तरह इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो जहाँ तक जो है वो इलेक्शन की बात है, देखें कोई चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है वो बैठा हुआ हो और जो है वो जनरल फैज़ भी हो, जनरल बाजवा भी हो और बाकी सारा माहौल बना हो, वो तो इनको आते हैं इलेक्शन उस तरह अगर लड़के जीतने की। हम तो बड़े मुश्किल इलेक्शन लड़के जीते हुए और हमारी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है इसके अंदर। तो हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हम मैदान में उतर चुके हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी, अपनी रिसर्च और होमवर्क कर लिया है और हम इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में हराएंगे। और आप देखिएगा ये आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ये एक कोई जो है वो एक बयानिया गढ़ ले। आवाम इनके 4 साल जो है और उसकी तबाह बर्बादी जो है वो भूली नहीं है। अच्छा, तो चलिए वो हमारा अभी गुजरावाला का कन्वेंशन आप देख ले, हमारे बाकी कन्वेंशन देख ले, हम चले अभी ये कहना काफी है कि मैदान भी यही है और घोड़ा भी यही है, तो पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है। सबका आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि इस वक्त इंतखाबात की भी बात है, सियासत की भी बात है, मईशत की भी बात है, अदालत की भी बात है। ये सारे मामलात जो हैं वो ऐसे लगता है कि घूम फिर के दायरे में फिर एक मरतबा फिर वहीं खड़े होंगे जहाँ से शुरू हुए थे, क्योंकि इस वक्त वाकई एक भंवर भी है लेकिन उसके साथ साथ एक आइनी जिम्मेदारी भी है इंतखाबात की और हुकूमतों को इसको मैनेज भी करना है। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।